प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में पढ़ेंगे, जिसके बचपन का नाम जूना खां था। वह अपने समय के सबसे उल्लेखनीय शासकों में से एक था। उच्च शिक्षित, अरबी फारसी भाषा का जानकार था। उसे धर्म, दर्शन, खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा, तर्क आदि विषयों का अच्छा ज्ञान था। सैनिक दृष्टि से भी वह एक उत्कृष्ट सेनापति था। सुल्तान मुबारक शाह खिलजी के समय उसे एक साधारण सैनिक से घोड़े के स्वामी के पद पर पदोन्नत किया गया था। अपने पिता गियासुद्दीन तुगलक के समय वह तेलंगाना और वारंगल में शाही सेना का सेनापति रहा। वह एक अत्यधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह अपने पिता की आकस्मिक मृत्यु के 3 दिन बाद ही सिंहासन पर बैठ गया। गियासुद्दीन तुगलक तुगलकाबाद में एक परेड का निरीक्षण करते समय मंडप ढह गया। सुल्तान एवं उसका दूसरा पुत्र मोहम्मद खान मंडप के नीचे दबकर मर गए। कहा जाता है कि ये मोहम्मद बिन तुगलक की एक साजिश थी, जो सत्ता पाने के लिए अधीर था। अपने पिता की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया और 40 दिन तुगलकाबाद में रहने के पश्चात वह दिल्ली गया, जहां अमीरों ने उसे सुल्तान के रूप में स्वीकार किया और बधाई दी। तत्पश्चात उसने बलबन के लाल महल में विधिवत रूप से अपना राज्याभिषेक करवाया। इस समय उसके पास एक विशाल साम्राज्य और विशाल खजाना था। इनका उपयोग उसने कुछ अभिनव प्रयोगों के लिए किया। दुर्भाग्य से उसके ये प्रयोग सफल नहीं रहे, किंतु इनकी योजनाएं उसको एक अलग उच्च श्रेणी के शासकों में रखती हैं। यहाँ पर हम उसकी कुछ प्रमुख योजनाओं की चर्चा करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम है राजस्व सुधार। मोहम्मद तुगलक देश की कुल आय और व्यय का आकलन करना चाहता था। इसके लिए उसने प्रांतों की आय और व्यय को दर्शाने के लिए रजिस्टर के संकलन का अध्यादेश जारी किया और प्रांतों के राज्यपालों को निर्देश दिया कि वे संकलन कार्य के लिए अपनी आय और व्यय की आवश्यक सामग्री दिखाते हुए दस्तावेज प्रस्तुत करें। और इसके लिए उसने एक कार्यालय भी खोला, जहां बड़ी संख्या में अधिकारियों को, कर्मचारियों को नियुक्त किया। भू राजस्व के एक समान मानक को लागू करने के साथ साथ अपने राज्य के प्रत्येक गांव का आकलन करने के लिए उसने किया। निश्चित रूप से यह मोहम्मद बिन तुगलक का प्रशंसनीय कदम था। गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ था और वहां का उत्पादन देश के किसी भी हिस्से से अधिक था। अतः अपने राज्य की आय बढ़ाने के लिए मोहम्मद तुगलक ने वहां कर में अतिरिक्त वृद्धि की, किंतु उसकी यह योजना सफल नहीं हुई, क्योंकि दोआब की जनता इस बढ़े हुए कर को देने के लिए तैयार नहीं थी। एक तो किसान अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही उपज का आधा हिस्सा भू राजस्व के रूप में भुगतान कर रहे थे। दूसरे, मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में 10% की वृद्धि और अधिक कर दी, जिससे किसान गंभीर रूप से असंतुष्ट हो गए। साथ ही यह कर वृद्धि ऐसे समय में आई जब दोआब अकाल की कगार पे था। इससे स्थिति और अधिक विकट हो गई। कर संग्रह करने वाले अधिकारी इस स्थिति को समझने के लिए तैयार नहीं थे और वे एक कर एकत्र करते चल गए। साथ ही उन्होंने कर एकत्र करने में बल का भी प्रयोग किया, जिससे किसान बहुत अधिक असंतुष्ट हो गए। वे गांव से भाग गए और मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें पकड़ने और दंडित करने के लिए कठोर उपाय किए। उनमें से कुछ किसान जंगलों में चले गए और लुटेरों के गिरोह में भी शामिल हो गए। जब मोहम्मद बिन तुगलक को समस्या का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें अपने घरों में बहाल करने के अनेक संभव प्रयास किए और कर वृद्धि पुनः ली तथा अनेक तरह से सहायता कर, ऋण देकर भी उस
कमी को पूरा करने का प्रयास किया, किंतु इस तरह से यह योजना बुरी तरह से विफल हुई। मोहम्मद तुगलक की एक योजना कृषि में सुधार संबंधी थी। इस हेतु उसने दीवाने कोही नामक एक कृषि विभाग की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य असिंचित भूमि का पता लगाना और खेती बढ़ाने के नए नए उपाय ढूंढना था। इसके लिए उसने पहले जमीन के एक बड़े क्षेत्र, लगभग 60 वर्ग मील क्षेत्र को चुना और सरकारी तौर पे खेती करवाई गई। कृषि उपकरणों, बीजों आदि की आपूर्ति की गई और बदल बदल कर फसलें उगाने के लिए कहा गया। इस परियोजना की देखभाल के लिए बड़ी संख्या में अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई। लगभग 70 लाख रुपए इसके लिए शाही खजाने से खर्च किए गए। इसके बावजूद यह योजना बुरी तरह विफल रही। उत्पादन की लक्ष्य राशि प्राप्त नहीं हो सकी और इसमें होने वाले खर्च ने इसकी लागत को और अधिक बढ़ा दिया। इसके विफल होने के कई कारण थे, जिनमें से प्रमुख यह था कि खेती के लिए चुनी गई भूमि उपजाऊ नहीं थी। दूसरे, अधिकारियों के पास अनुभव की कमी थी और दोषपूर्ण नियोजन एवं कार्यान्वयन इसके लिए जिम्मेदार था। भ्रष्ट अधिकारियों ने इस योजना को और बर्बाद कर दिया। उन्होंने भारी मात्रा में धन का दुरुपयोग किया। यह एक नूतन प्रयोग था जिसके लिए सुल्तान को अधिक समय और ध्यान देने की आवश्यकता थी, जो उसने नहीं दिया। इस कमी के कारण यह योजना विनाशकारी रूप से विफल रही। मोहम्मद तुगलक की एक अन्य महत्वाकांक्षी योजना थी राजधानी दिल्ली को दक्षिण में देवगिरी अथवा दौलताबाद स्थानांतरित करने की। इस राजधानी परिवर्तन के पीछे अनेक कारण बताए जाते हैं। सबसे पहले तो देवगिरी भारत में तुर्की शासन के विस्तार का एक आधार रही थी। दक्षिण राज्यों पर कब्जे के लिए दिल्ली से सेना संचालित करना हमेशा संभव नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुद अपने पिता के समय से दक्षिण राज्यों पर कब्जा करने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए राजकुमार के रूप में यहाँ कई साल बिताए थे। दूसरा कारण यह था कि देवगिरी उसके साम्राज्य के लगभग केंद्रीय स्थान पर स्थित थी, जहाँ से उत्तर और दक्षिण दोनों ओर का प्रशासन संभव था। वहाँ से वह दक्षिण के नए विजय प्राप्त राज्यों पर अपना प्रशासन मजबूत कर सकता था। इस राजधानी स्थानांतरण का तीसरा कारण यह था कि दिल्ली उत्तरी पश्चिमी सीमा के निकट थी, जो मंगोल आक्रमणों के अधिक संपर्क में आती थी। लेकिन देवगिरी एक सुरक्षित जगह हो सकती थी जो मंगोलों के आक्रमणों से लगभग मुक्त होती। साथ ही मोहम्मद तुगलक दक्षिण भारत के विशाल धन और संसाधनों को इस्तेमाल करना चाहता था। इब्न बतूता के अनुसार इस राजधानी परिवर्तन का कारण यह था कि मोहम्मद तुगलक दिल्ली की जनता से घृणा करता था, क्योंकि दिल्ली के लोग उसे गुमनाम पत्र लिखकर गाली देते थे और आलोचना करते थे। इसलिए वह दिल्ली की जनता को सबक सिखाना चाहता था। अतः 1327 ईस्वी में उसने अपने दरबारियों, अधिकारियों, सूफी संतों के साथ साथ दिल्ली की पूरी जनता को देवगिरी में ले जाने के आदेश दिए। यद्यपि दिल्ली के निवासी अपनी जन्मभूमि को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्हें अपने सुल्तान का आदेश मानना पड़ा। किसी को भी दिल्ली में रहने की अनुमति नहीं थी। इब्न बतूता के अनुसार एक खोज की गई और एक अंधे आदमी को और एक अपंग व्यक्ति को पाया गया। अपंग व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया, जबकि अंधे आदमी को घोड़े के पूंछ से बांधा गया और दौलताबाद तक खींच कर लाया गया, जहां केवल उसका एक पैर ही पहुंचा था। यद्यपि इब्न बतूता का मत इतिहासकारों द्वारा मान्य नहीं है, किंतु यह तय है कि दिल्ली से दौलताबाद की
दूरी लगभग 1500 किलोमीटर थी, जिसको तय करने में दिल्ली की जनता बहुत दुखी हुई। यद्यपि सुल्तान ने दिल्ली से दौलताबाद की दूरी पर अनेक विश्राम गृह स्थापित किए, किंतु मौसम गर्मियों का था और यात्रा बहुत कठोर थी, अतः अनेक लोगों की रास्ते में ही मृत्यु हो गई। साथ ही जनता अपने जन्म स्थान को छोड़ने के लिए तत्पर नहीं थी। अतः कुछ समय बाद मोहम्मद तुगलक ने पुनः दौलताबाद को छोड़कर दिल्ली लौटने का फैसला किया, क्योंकि उसे यह समझ आ गया था कि दौलताबाद से उत्तरी भारत को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अतः 1335 ईस्वी में उसने फिर से दिल्ली लौटने के आदेश दिए। इस तरह मोहम्मद तुगलक की एक और महत्वाकांक्षी योजना विफल हो गई। उसकी इस योजना में सबसे बड़ी गलती यह थी कि वह दिल्ली की पूरी जनता को दौलताबाद ले आया, जबकि सिर्फ दरबारियों और अधिकारियों को दौलताबाद लाना पर्याप्त रहता। दिल्ली की पूरी आबादी को स्थानांतरित करने के कार्य को इतिहासकारों द्वारा स्वीकार नहीं किया। स्टैनली लेन पूल के अनुसार दौलताबाद गलत ऊर्जा का एक स्मारक था। यद्यपि देवगिरी को एक राजधानी बनाने का उसका प्रयास विफल रहा, किंतु इससे संचार में सुधार करके उत्तर और दक्षिण को एक साथ लाने में मदद मिली। दौलताबाद जाने वाले अनेक लोग वहीं आकर बस गए। वे दक्षिण में उन सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक विचारों को फैलाने का साधन बने जिन्हें तुर्क अपने साथ उत्तर भारत में लाए थे। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक संपर्क की एक नवीन प्रक्रिया शुरू हुई।